मान लीजिए एक कर्मचारी अपने बॉस के बारे में एक पत्र लिखता है। उसमें भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और गबन के झूठे और बेहद घिनौने आरोप हैं। वो इस पत्र को एक बंद लिफाफे में डालता है और सीधा बॉस की टेबल पर रख देता है। ठीक है। बॉस उस पत्र को खोलकर पढ़ता है और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाता है। उसकी भावनाएं पूरी तरह आहत होती हैं। तो क्या उस कर्मचारी ने आपराधिक कृत्य किया? क्या उसे जेल होगी? देखिए, इसका सीधा सा विधिक जवाब है नहीं। अच्छा। जी हाँ, भारतीय न्याय संहिता के तहत उसने मानहानि का कोई अपराध नहीं किया है। और यहीं से हमारे आज के इस गहन अकादमिक विश्लेषण की शुरुआत होती है। बिल्कुल, एक ऐसा सत्र जो पूरी तरह से स्टडी आईक्यू के इन डेप्थ विश्लेषण पर आधारित है। आज हमारा लक्ष्य भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस के अध्याय 19 और 20 को डिकोड करना है। विशेष रूप से धारा 356 से लेकर 358 तक का एक एक शब्द। एकदम सही। और मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं, क्योंकि ये एक उच्च स्तरीय न्यायिक विश्लेषण है, इसलिए भावनाएं या सामान्य धारणाएं यहाँ काम नहीं आएंगी। जी। बेयर एक्ट की भाषा ही सर्वोपरि है। विधायिका ने जो एक एक शब्द अधिनियमित किया है, उसका अपना एक विशिष्ट और अकाट्य अर्थ होता है। बिल्कुल सही बात है। आज के इस सत्र में हम किसी भी प्रोविजो या स्पष्टीकरण को नहीं छोड़ेंगे, तो बिना किसी भूमिका के सीधे बेयर एक्ट की तकनीकी गहराई में उतरते हैं। जी, तो चलिए धारा 356 के उपखंड 1 से शुरुआत करते हैं, जो मानहानि यानी डिफेमेशन को परिभाषित करती है। यह ऐतिहासिक रूप से पूर्ववर्ती आईपीसी की धारा 499 और 500 का संयुक्त रूप है। अब बेयर एक्ट का मूल पाठ कहता है कि जब कोई व्यक्ति बोले गए या पढ़े जाने के आशय से लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कोई लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है, जिसका आशय उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना हो या वो ये जानता हो कि इस लांछन से प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल। यहां रुककर मैं एक वैचारिक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए। प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आशय और यह ज्ञान होना कि नुकसान पहुंचेगा, इन दोनों के बीच तकनीकी अंतर क्या है? मतलब क्या दोनों आपराधिक दायित्व के लिए समान रूप से प्रभावी हैं? देखिए, ये आपराधिक विधि का बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आशय और ज्ञान दोनों मेंसरिया यानी आपराधिक मनःस्थिति के अलग अलग स्तर हैं। आशय जो है वो सबसे उच्चतम स्तर है। इसका मतलब है कि व्यक्ति का प्राथमिक उद्देश्य, उसका एकमात्र लक्ष्य ही सामने वाले की छवि को धूमिल करना है। मतलब वो सचेत रूप से ऐसा ही चाहता है। बिल्कुल, वो सक्रिय रूप से यही चाहता है। दूसरी ओर ज्ञान का अर्थ है कि शायद व्यक्ति का प्राथमिक उद्देश्य उसे बदनाम करना न हो सकता है उसे कोई और लाभ कमाना हो। अच्छा। लेकिन एक सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति के रूप में वो ये भली भांति जानता है कि उसके द्वारा प्रकाशित सामग्री का स्वाभाविक और अपरिहार्य परिणाम उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को गिराना ही होगा। समझ गया। और कानून इन दोनों ही मानसिक स्थितियों को मानहानि के अपराध को गठित करने के लिए पूर्णतः पर्याप्त मानता है। यानी आशय सक्रिय लक्ष्य है और ज्ञान उस कृत्य के परिणामों की निश्चित समझ है। ये बहुत स्पष्ट है। जी। अब अगर हम बेयर एक्ट में गहराई से जाएं, तो धारा 356 के तहत कुल 4 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। पहला स्पष्टीकरण मृत व्यक्ति से संबंधित है। बेयर एक्ट कहता है कि मृत व्यक्ति को लांछन लगाना मानहानि हो सकता है, पर मरे हुए व्यक्ति की प्रतिष्ठा कैसे गिर सकती है? ये मुझे थोड़ा विरोधाभासी लगता है। मैं समझाती हूँ, यह विरोधाभासी नहीं है यदि आप इसे विधिक दृष्टिकोण से देखें। विधि यह मानती है कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति की एक सामाजिक साख होती है। लेकिन यहाँ स्पष्टीकरण में 2 शर्तें अनिवार्य हैं। पहली, वो लांछन ऐसा होना चाहिए जो यदि वह व्यक्ति जीवित होता तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा को गिराता। ठीक है। और दूसरी तथा सबसे महत्वपूर्ण शर्त, वह लांछन मृतक के परिवार या उसके निकट संबंधियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से लगाया गया हो। अच्छा, मतलब परिवार की भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। केवल इतिहास के किसी पन्ने पर मृत व्यक्ति की आलोचना करना मानहानि नहीं है। जब तक परिवार की भावनाओं को आहत करने का तत्व मौजूद न हो, अपराध सिद्ध नहीं होगा। मैं समझ गया। परिवार की भावनाएं यहाँ मुख्य आधार हैं। अब
दूसरा स्पष्टीकरण किसी कंपनी, संघ या व्यक्तियों के समूह के विरुद्ध लांछन के बारे में। हाँ, और इसके पीछे का न्यायशास्त्र ये है कि विधि की दृष्टि में एक निगमित निकाय एक विधिक व्यक्ति होता है। लीगल पर्सन। जी, लीगल पर्सन। एक कंपनी खून मांस से नहीं बनी होती, लेकिन उसकी अपनी एक गुडविल या साख होती है जिसे बनने में दशकों लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। यदि कोई व्यक्ति उस समूह या कंपनी के बारे में निराधार लांछन लगाता है, जिससे व्यापारिक या सामाजिक स्तर पर उसकी साख गिरती है, उसके शेयर्स गिरते हैं, तो वो धारा 356 के तहत मानहानि ही मानी जाएगी। तीसरा स्पष्टीकरण व्यंग्य या विडंबना के रूप में लगाए गए लांछन को कवर करता है। हाँ, आयरनी। अगर मैं इसे एक व्यावहारिक स्थिति से जोड़ूं, मान लीजिए एक व्यक्ति समाज में भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए कुख्यात है। ठीक है। कोई सार्वजनिक मंच पर उसके बारे में कहता है कि ये तो हमारे शहर के सबसे ईमानदार, सत्यवादी और त्यागी नागरिक हैं जिन्होंने कभी 1 रुपया भी नहीं छुआ, लेकिन कहने वाले का लहजा पूरी तरह से व्यंग्यात्मक है। यहाँ शाब्दिक अर्थ तो सकारात्मक है, फिर ये मानहानि कैसे हुई? क्योंकि देखिए, आपराधिक न्याय प्रणाली शब्दों के अंधे अनुकरण पर नहीं चलती। अच्छा। कानून शाब्दिक आवरण को भेद कर वास्तविक संदर्भ को देखता है। स्पष्टीकरण 3 इसी बात को स्थापित करता है कि यदि विडंबना पूर्ण तरीके से कही गई बात का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को गिराना ही है, तो शब्दों का सकारात्मक आवरण कोई बचाव नहीं होगा। मतलब इंटेंशन देखा जाएगा। बिल्कुल। न्यायालय यह देखेगा कि समाज के सामान्य लोग उस व्यंग का क्या अर्थ निकाल रहे हैं। और यही बात हमें चौथे और सबसे निर्णायक स्पष्टीकरण की ओर ले जाती है, जो यह तय करता है कि प्रतिष्ठा का ह्रास वास्तव में क्या है। बेयर एक्ट के अनुसार कोई भी लांछन तब तक मानहानि नहीं है जब तक वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों की दृष्टि में व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को न गिरा दे, या उसकी जाति या व्यवसाय के संबंध में उसके चरित्र को न गिरा दे। हाँ, या उसकी ऋण योग्यता को कम ना कर दे। यहाँ मैं आपको रोकूंगी और दूसरों की दृष्टि में इन शब्दों पर विशेष ध्यान देने को कहूंगा। जी, मानहानि का सार इस बात में बिल्कुल नहीं है कि पीड़ित को खुद अपने बारे में कैसा महसूस होता है, बल्कि इस बात में है कि समाज के अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। सही बात है। अब मैं एक क्रॉस क्वेश्चन पूछती हूँ, जरा इसका विधिक विश्लेषण कीजिए। जी बताइए। शुरुआत में आपने जो एक बंद लिफाफे वाले पत्र का उदाहरण दिया था, क्या अब आप स्पष्टीकरण 4 और इस सिद्धांत को लागू करते हुए सिद्ध कर सकते हैं कि वहां धारा 356 क्यों लागू नहीं हुई? बिल्कुल। चौथे स्पष्टीकरण के आलोक में इसका सीधा उत्तर ये है कि चूंकि वो पत्र एक बंद लिफाफे में था और उसे केवल उसी व्यक्ति ने पढ़ा